दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे इस भयंकर युद्ध में हमास टेररिस्ट ग्रुप गाजा स्ट्रिप से इजराइल के अंदर 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट्स फायर करता है और ये फायर इतनी लार्ज स्केल पे किया जाता है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसे एडवांस एयर मिसाइल प्रोटेक्टर भी फेल हो जाता है, जिससे इजराइल में कई सारे लोगों के घर और बिल्डिंग्स तबाह हो जाता है। कई सारे बेगुनाह सिविलियंस की जान चली जाती है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, और कई सारे सिविलियंस को किडनैप कर लिया जाता है हमास मिलिटेंट ग्रुप द्वारा, जैसे कि आप सभी ने तो इन टीवी न्यूज चैनल पर देख ही चुके हैं। आखिर ये सब के पीछे की वजह क्या है? क्यों इजराइल और पैलेस्टीन के बीच इस डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है? इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में आसान भाषा में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें इसका मैप को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। इजराइल और पैलेस्टीन ये दोनों मिडिल ईस्ट कंट्री है, जिनके नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ ईस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। ये जो बीच का एरिया है वो इजराइल का है और ये जो ग्रीन एरियाज है ये पैलेस्टीन के टेरिटरीज है, जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक वेस्ट बैंक रीजन, दूसरा गाजा स्ट्रिप। ये जो वेस्ट बैंक रीजन है ये अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, क्योंकि इस रीजन में इजराइल और पैलेस्टीन के एरिया कई टुकड़ों में डिवाइडेड है, जहां पैलेस्टीन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और इजराइल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। इसके अलावा जो गाजा स्ट्रिप एरिया है वो पूरी तरह से हमास ग्रुप कंट्रोल करता है, जहां वेस्ट बैंक पैलेस्टीन सरकार का भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन का ही दूसरा हिस्सा है और इन दिनों से चल रहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी ये हमास ग्रुप ही है, जो आगे आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इस मैप के बीच में जो जेरूसलम का एरिया है ये एक होली प्लेस है तीन धर्म के लोगों के लिए, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जूइस। ये जो प्लेस है ये तीन कम्युनिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि जूइस का सेकंड टेम्पल डोम ऑफ द रॉक, इस्लाम का अलग-सा मस्जिद, क्रिश्चियंस का चर्च ऑफ द हॉली सेपल्कर भी ये 2 किलोमीटर एरिया के अंदर आते हैं, जिस वजह से ये तीनों कम्युनिटीज के लोग इस एरिया को लेना चाहता है। इसीलिए इस एरिया को लेकर भी बहुत इश्यूज चलता रहता है। The state of Israel is the thorn in the Arab side. Today it is a place of conflict between Arab and Jew. अब इसके हिस्ट्री में अगर देखें तो ये जो पूरा एरिया है ये एक समय पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करके अपने कंट्रोल में ले लेता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का वो समय था जब जूइश लोगों ने ब्रिटेन को वॉर में खुलकर समर्थन किया था। इसके पीछे एक रीजन था। 1917 में ब्रिटेन ने एक बेल्फोर डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें जूइश लोगों को उनके अपने होमलैंड पैलेस्टीन में देने की वादा करते हैं। उस समय वेस्टर्न यूरोप में नाजी रूलर एडोल्फ हिटलर ने सैकड़ों जूइश लोगों के ऊपर बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। 6 मिलियन जूइश को मार दिया जाता है गन शूट और पॉइजन गैस से। इस यूरोपियन जूइश जेनोसाइड को होलोकॉस्ट कहा जाता है और 1914 से लेकर 1946 तक एक वो समय था जब जूइश लोगों का मास माइग्रेशन होता है। आज का जो इजराइल है वो पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था, जहां पैलेस्टीनियंस और अरेबियंस लोग रहते हैं। फिर जूइश का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और पैलेस्टीन में अपनी कॉलोनीज बनाता गया, जिससे अरेबियंस ब्रिटेन के बेल्फोर डिक्लेरेशन से खुश नहीं होते हैं और ब्रिटेन के अगेंस्ट आ जाते हैं और उनके बीच में भी क्लैशेस होती है। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन इस पूरे एरिया का एक पार्टीशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कुछ एरिया जूइश लोगों को दिया जाता है और कुछ पैलेस्टीनियन अरेबियंस को, और 1948 में पहली बार इजराइल की फाउंड होती है। मगर यूएन के इस पार्टीशन डिसीजन से जूइश तो खुश थे, लेकिन पैलेस्टीनियंस और अरेबियंस लोग इससे खुश नहीं थे। वो पूरी तरह से डिसएग्री थे इस डिसीजन से, क्योंकि 30% जूइश को 55% हिस्सा दिया गया था, जहां मेजोरिटीज में अरेबियंस और पैलेस्टीनियंस लोग रहते हैं, जिसके चलते अरेबियन कंट्रीज जैसे इराक, इजिप्ट, सीरिया, यमन, लेबनान, सऊदी अरब जैसे देशों ने मिलकर इजराइल के अगेंस्ट 1948 में
अटैक कर देते हैं और शुरू होती है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। मगर 10 महीनों तक चलने वाले इस वॉर को 1949 में इजराइल जीत लेता है और यूएन के इस पार्टीशन डिसीजन के समय जो एरिया पैलेस्टीन को मिला हुआ था उसमें से काफी बड़ा हिस्सा इजराइल अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि इजराइल को पता था फ्यूचर में एरिया को लेकर अरेबियन कंट्रीज से फिर इजराइल पर अटैक करेगा, जिस कारण इजराइल खुद को पावरफुल बनाना था। फिर 1956 में एक सेकेंड अरब इजराइल वॉर होता है जिसमें इजिप्ट का हार होती है और इसके कई सालों बाद 1964 में इन अरेबियन कंट्रीज ने मिलकर इजिप्ट में एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में पहली बार पीएलओ को इंट्रोड्यूस करते हैं, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पीएलओ है ये सभी पैलेस्टीनियंस जो अरेबियन कंट्रीज में रहते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसे बनाने का मकसद पैलेस्टीन को इजराइल से आजाद करना है। इसके 3 साल बाद 1967 में एक और थर्ड अरब इजराइल वॉर होती है। 6 दिनों तक चलने वाले इस वॉर को भी इजराइल बड़ी आसानी से जीत जाता है और इजराइल ना सिर्फ गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक बल्कि इजिप्ट के पूरे पेनिनसुला एरिया को भी अपने कब्जे में ले लेता है। और ऐसे ही 1973 तक पीएलओ के द्वारा इजराइल पे कई अटैक किया जाता है, मगर इजराइल तब तक एक पावरफुल कंट्री बन चुका होता है। इसी को देखते हुए अरेबियन कंट्रीज को ये मालूम हो चुका था कि इजराइल को वॉर में डिफीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अरब कंट्रीज इजराइल को इकोनॉमिकली डाउन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक जो अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है 1973 में एक ऑयल एम्बार्गो लगाते हैं और ये ऑयल एम्बार्गो उन कंट्रीज को लगाया गया था जिन कंट्रीज ने अरब इजराइल वॉर में इजराइल की सपोर्ट की थी। मगर इस टाइम तक हालात काफी बुरी होने के बाद साल 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच एक पीस ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी के बाद इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ पूरे पेनिनसुला एरिया इजिप्ट को वापस कर देते हैं। इसके बाद 1983 में इजराइल और लेबनान के बीच पीस ट्रीटी साइन होती है और इसके 10 साल बाद 1993 में वाशिंगटन डीसी में इजराइल और पीएलओ के बीच ओस्लो एकॉर्ड्स एग्रीमेंट साइन होती है। इस एग्रीमेंट पे ये था कि पैलेस्टीनियंस को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वापस कर दिया जाएगा और इसके 1 साल बाद 1994 में पहली बार पैलेस्टीन गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है। मगर इजराइल इस एग्रीमेंट पे एग्री होने के बावजूद भी एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ फॉलो नहीं करते हैं और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप्स में इजरायली लोगों के द्वारा सरकार कॉलोनाइजेशन करने लगता है। ऑलरेडी इस एग्रीमेंट के होने से पहले भी कई इजरायली लोग पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक पे अपनी कॉलोनाइजेशन कर चुके होते हैं, वो भी इजराइल की गवर्नमेंट की मर्जी से। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद एक सॉल्यूशन निकाला जाता है कि वेस्ट बैंक के एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, एरिया ए, बी और सी। एरिया ए में पैलेस्टीन यानी पीएलओ का ही कंट्रोल रहेगा, एरिया बी में इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा और एरिया सी में सिर्फ इजराइल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा। 1947 के यूएन के पार्टीशन से लेकर 1994 तक आते आते पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक एरिया कई टुकड़ों में छोटे होते गए, मगर इस टाइम तक इजराइल और पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक के गवर्नमेंट आपस में क्लोज हो गए और इनके बीच सिचुएशन पहले से नॉर्मल हो गए। लेकिन इसके अलावा जो पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप एरिया है वो इस टाइम तक पूरे हमास ग्रुप के कंट्रोल में आ जाता है। ये जो हमास ग्रुप है इसका फाउंडेशन साल 1987 में होता है जिसका मकसद इजराइल को पैलेस्टीन से हटाना है। इस ग्रुप में पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट है जो इजराइल में कई अटैक किया है, सुसाइड बॉम्बिंग और रॉकेट फायर जैसे, जिस कारण हमास ग्रुप को दुनिया की कुछ कंट्रीज जैसे इजराइल, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और जापान जैसे देशों ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हैं और वही कुछ कंट्रीज जैसे ब्राजील, चाइना, ईरान, नॉर्वे, रशिया, कतर, तुर्की और सीरिया जैसे देशों ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि साल 2021 में हमास ग्रुप को कतर ने करीब $350 मिलियन फंड की है और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ईरान तो हर साल हमास को $100 मिलियन फंड करते हैं। बेसिकली ये अरब कंट्रीज आज भी कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट करते हैं गन्स और फंड से। और जब से हमास ग्रुप का फाउंड हुई है तब से हमास अक्सर इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर और सुसाइड बॉम्बिंग करते आए हैं।
और हर बार की तरह इस बार भी हमास इजराइल के ऊपर अटैक की है। दरअसल 7 अक्टूबर को सुबह के करीब 6:30 बजे हमास टेररिस्ट ग्रुप गाजा स्ट्रिप से इजराइल के अंदर 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट्स फायर करता है और ये फायर लार्ज स्केल पे किया जाता है, जिस वजह से इजराइल के आयरन डोम जैसे मिसाइल प्रोटेक्टर भी फेल हो जाता है। हमास की इस एयर अटैक के बाद कई पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स गाजा स्ट्रिप से इजराइल के अंदर घुस आते हैं। कई पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स बॉर्डर को बुलडोजर से तोड़ के घुसते हैं, कई पैराग्लाइडिंग के जरिए तो कई सी बोट के जरिए इजराइल में एंटर करते हैं, जिसके बाद बॉर्डर के आसपास के एरिया में बॉम्बिंग और फायरिंग करना शुरू करते हैं। कई बेगुनाह सिविलियंस को गोली मार देते हैं, कईयों को ये मिलिटेंट्स किडनैप कर लेते हैं और इसके अगेंस्ट इजरायली के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और हमास के इस अल अक्सा स्टॉर्म अटैक को काउंटर करने के लिए इजराइल के डिफेंस फोर्स ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च करते हैं। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इस काउंटर अटैक में इजराइल गाजा स्ट्रिप के ऊपर करीब 6000 रॉकेट्स फायर करता है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। दोनों ओर से चल रहे इस भयंकर युद्ध में हजारों लोगों की जान चली जाती है। 6000 के करीब गाजा स्ट्रिप में लोगों की जान जाती है और 1400 के करीब लोगों की जान जाती है इजराइल के अंदर और कई हजार लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। आखिर इस भयंकर युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा।